हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अंकिता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जीन पियाजे पे प्रैक्टिस करेंगे। जो भी बच्चे नए हैं, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट से जा कर के सारे वीडियो को देख ले जो जो मैंने करवाया है। आज हम लोग जीन पियाजे पे करेंगे। इसके बाद जो है मेरा वीडियो आएगा लेव वाइगोत्स्की पे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण किस प्रकार करते हैं? बड़ों के अनुकरण द्वारा, पुरस्कार और दंड के माध्यम से, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके, निष्क्रिय होकर सूचनाओं को रटकर। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके। पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिक होते हैं। वे सक्रिय रूप से अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करते हैं। दुनिया की खोजबीन करते हैं और अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बड़ों के अनुकरण द्वारा, तो यह अल्बर्ट बंडूरा का है। अल्बर्ट बंडूरा का है। बंडूरा का। पुरस्कार और दंड के माध्यम से, तो यह स्कीनर साहब का है। स्कीनर का है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से है ये। और ये निष्क्रिय होकर सूचनाओं को रट कर, तो यह पारंपरिक शिक्षा पद्धति है जहां बच्चे को खाली बर्तन माना जाता है, जिसमें शिक्षक क्या करता है, जानकारी भरता है। ठीक ना मेरे बच्चे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन किसका है? बीएफ स्किनर, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, ईएल थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे जीन पियाजे। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। विकास के लिए जाना जाता है। जीन पियाजे को रचनावादी भी कहा जाता है। रचनावादी भी कहा जाता है। क्योंकि उनके अनुसार बच्चे पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बोल रही हूँ। बीएफ स्किनर को किसके लिए जानते हैं? तो क्रिया प्रसूत के लिए जानते हैं। क्रिया प्रसूत के लिए जानते हैं। इसी को मेरे बच्चे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की को जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए जानते हैं। सांस्कृतिक विकास के लिए जानते हैं। थॉर्नडाइक को प्रयास एवं त्रुटि के लिए जानते हैं। प्रयास एवं त्रुटि के लिए जानते हैं। इसी को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास की नींव किसे माना जाता है? सामाजिक संपर्क को, विद्यालयी शिक्षा को, बाल विकास की समझ को, आनुवंशिकता को। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे बाल विकास की समझ को। पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास की नींव इस बात पर टिकी है कि बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से
के माध्यम से दुनिया की समझ कैसे बनाता है, ठीक ना। सामाजिक संपर्क के लिए किसको जानते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की साहब को जानते हैं, वाइगोत्स्की। और ये विद्यालयी शिक्षा क्या है? तो विद्यालयी शिक्षा विकास को गति दे सकती है, लेकिन वह इसकी नींव नहीं है, ठीक ना। इसका आंसर है मेरे बच्चे बाल विकास की समझ को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बालक सक्रिय रूप से क्या करता है? ज्ञान का अर्जन, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का रट्टा मारना, ज्ञान का संचरण। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे ज्ञान का निर्माण। पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे मुख्य रूप से किस देश के निवासी थे? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रूस, जर्मनी। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे स्विट्जरलैंड। बाकी अमेरिका के कौन कौन मनोवैज्ञानिक हैं? तो विलियम जेम्स, स्कीनर, थॉर्नडाइक, वाटसन, जेबी वाटसन, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। और ये रूस के मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो रूस के पावलोव साहब हैं, वाइगोत्स्की हैं। और बाकी ये जर्मनी के कौन कौन हैं? तो वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का, लेविन, वुंट, ठीक ना। ये सब जर्मनी के हैं। और पियाजे जो है किस देश के निवासी हैं? तो ये स्विट्जरलैंड है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का जनक किसे माना जाता है? लेव वाइगोत्स्की को, बीएफ स्किनर को, जीन पियाजे को, जेरोम ब्रूनर को। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे जीन पियाजे। जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। लेव वाइगोत्स्की को सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए जाना जाता है, ठीक ना। और ये बीएफ स्किनर को क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए जाना जाता है। जेरोम ब्रूनर को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है, ठीक ना। लेकिन इसका आंसर जो है वो जीन पियाजे है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है? आनुवंशिक रोगों का अध्ययन, ज्ञान की उत्पत्ति और उसके विकास का अध्ययन, केवल पर्यावरण का प्रभाव, बुद्धि का मापन। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे ज्ञान की उत्पत्ति और उसके विकास का अध्ययन। अब ये
आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा शब्द का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो जीन पियाजे साहब ने किया था। जीन पियाजे ने आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा शब्द का प्रतिपादन किया था। यहाँ आनुवंशिक का अर्थ जीव विज्ञान के जीन से नहीं बल्कि उत्पत्ति या विकास से है। किससे है? उत्पत्ति या विकास से है। ठीक ना? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये समझिए कि मनुष्य में ज्ञान जो है कैसे विकसित होता है और एक बच्चा जन्म से लेकर वयस्क होने तक दुनिया को समझने की क्षमता कैसे प्राप्त करता है। ठीक ना? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से किन पर किए थे? चूहों और बिल्लियों पर, विद्यालय के छात्रों पर, अपने स्वयं के बच्चों पर, चिंपैंजी पर। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अपने स्वयं के बच्चों पर। जीन पियाजे ने अपने स्वयं के तीन बच्चे उनके कौन कौन थे? लारिन, लुसियन और जैकलिन के बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था। उन्होंने बच्चों की सोच और समझ का विकास कैसे होता है यह समझने के लिए प्राकृतिक अवलोकन और सरल लचीले प्रयोग किए थे। जीन पियाजे साहब मतलब अपने स्वयं के बच्चों पर इन्होंने जो है उसका सर्च किया था। चूहों और बिल्लियों पर जो है किसने प्रयोग किया था? तो चूहे और बिल्ली पर जो है स्किनर साहब किए थे। चिंपैंजी पर कोहलर साहब किए थे। और ये विद्यालय के छात्रों पर जो है अल्बर्ट बंडूरा ने बोबोडाल गुड़िया पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद बच्चों ने भी वैसा ही हिंसक व्यवहार करके जो है नकल करके सीखा था। ये विद्यालय के छात्रों पर अल्बर्ट बंडूरा साहब। ठीक ना? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, नैतिक तर्क का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? विकासात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही क्या कहते हैं? विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक ना? और ये सामाजिक विकास का सिद्धांत इसको ले वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। नैतिक तर्क का सिद्धांत ये कोहलबर्ग साहब ने दिया है। व्यवहारवादी सिद्धांत, तो ये व्यवहारवादी कौन कौन है? जैसे जेबी वाटसन हुए, स्किनर हुए, थॉर्नडाइक हुए, पावलाव हुए, ये सब व्यवहारवादी सिद्धांत के थे। ठीक ना? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से डैश डैश में भिन्न है, न कि डैश डैश में। मात्रा या प्रकार, आकार, क्षमता, प्रकार, मात्रा, आकार, प्रकार। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे इसका। तो इसका आंसर है प्रकार और मात्रा। पियाजे का मानना है कि बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रा में कम नहीं होती बल्कि उसका प्रकार अलग होता है। जैसे
एक टूटा हुआ खिलौना है, जैसे ये टूटा हुआ खिलौना है। खिलौना क्या है? कार। ठीक ना। अब यह टूट गई है, तो यहाँ जो है एक बच्चा और एक वयस्क यानी बड़ा व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचेंगे इसी कार के विषय में। मात्रा क्या है कि बच्चा भी उस खिलौने के बारे में उतना ही गहराई और तीव्रता से सोच रहा है जितना कि एक बड़ा व्यक्ति सोच रहा है। जैसे व्यक्ति जो है किसी टूटी हुई चीज के बारे में सोचता है, दोनों के दिमाग में विचारों की मात्रा या मानसिक ऊर्जा बराबर हो सकती है। ठीक ना, इस कार के विषय में। लेकिन प्रकार में क्या होता है कि बच्चों की सोच क्या है इसमें? बच्चा सोचता है कि शायद कार सो गई है, या अगर इसे मैं प्यार करूं तो यह ठीक हो जाएगी। उसको लग रहा है, बच्चे को लग रहा है। उसकी सोच में क्या है? तर्क की कमी है, तर्क की कमी है और कल्पना ज्यादा है, कल्पना ज्यादा है। लेकिन वयस्क की सोच में क्या है? वयस्क यही सोचता है कि इसका प्लास्टिक जो है वो टूट गया है और इसे जो है मुझे किससे? फेविक्विक से जोड़ना है। उसकी सोच पूरी तरह से क्या है? तर्क और हकीकत पर है, तर्क और हकीकत पर है। बच्चा जो है वह कल्पना की दृष्टि से देखता है और बड़ा व्यक्ति जो है वह किससे करेगा? उसकी सोच क्या है? तर्क पर है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा यानी मानव मस्तिष्क में पहले से मौजूद विचार में शामिल किया जाता है कहलाती है समावेशन, समायोजन, अनुकूलन, साम्य धारण। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे समावेशन। समावेशन को ही आत्मसातीकरण भी कहते हैं। समावेशन को ही आत्मसातीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान में कोई नई जानकारी बिना किसी बदलाव के जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? समावेशन कहते हैं। जैसे आप समझिए कि बच्चे को सिखाया जाता है कि 4 पैर, पूंछ और भौंकने वाले कुत्ते क्या होते हैं? भौंकने वाले जानवर क्या होते हैं? कुत्ते होते हैं। मतलब माँ बाप उसे क्या सिखाते हैं कि 4 पैर, पूंछ और भौंकने वाले जानवर को क्या कहते हैं? कुत्ता कहते हैं। और बच्चा जो है कुछ दिन के बाद जो है वो बिल्ली को देखा। ठीक ना। तो बिल्ली को जब देखता है तो उसके पास भी 4 पैर और पूंछ होती है, तो बच्चा इसे भी क्या समझता है? कुत्ता ही समझता है, इसको बिल्ली नहीं समझता। दोनों को क्या समझ रहा है? कुत्ता समझ रहा है। वही है समावेशन। ठीक ना। मतलब सेम एक जैसे समझना, कोई अंतर, कोई वो अलग नहीं करना है इसमें से, वही है समावेशन। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है, 11 वर्ष तक चलती है, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होता है, लेकिन केवल मूर्त मतलब दिखाई देने वाली, ठीक ना, वस्तुओं पर। जो मूर्त वस्तु दिखाई देती है उसी पर बस। और ये जन्म से 2 वर्ष, तो यह संवेदी पेशी की अवस्था है। चाहे संवेदी पेशी कहिए, चाहे संवेदी प्रेरक कहिए। ठीक ना। और ये 2 से 7 वर्ष, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 15 वर्ष, तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, 11 से 15 वर्ष।
ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे जीन पियाजे। जीन पियाजे को रचनावादी भी कहा जाता है, रचनावादी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार बच्चे पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और ये वाइगोत्स्की साहब क्या हैं? तो यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और बाकी पावलोव साहब को जो है ये क्या थे? रूसी शरीर शास्त्री थे ना, रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी थे। इनको किसके लिए जाना जाता था? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन के लिए इनको जाना जाता था, शास्त्रीय अनुबंधन के लिए जाना जाता था। और ये कोहलबर्ग को जो है ये नैतिक विकास के लिए इनको जाना जाता है, नैतिक विकास के लिए जाना जाता है कोहलबर्ग साहब को, ठीक ना। लेकिन इसका आंसर है मेरे बच्चे जीन पियाजे, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, किस आयु वर्ग के लिए होती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 4 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 5 से 8 वर्ष। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे, संवेदी गामक अवस्था पूछ रहा है ना, तो जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष। अब ये संवेदी गामक अवस्था क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है, ये पहली अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में क्या होता है मेरे बच्चे? बच्चा अपनी इंद्रियों और शारीरिक बच्चा अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को समझता है। अब ये अपनी इंद्रियों से कैसे? जैसे देखकर, छूकर, सुनकर, ठीक ना। और शारीरिक गतिविधि जैसे पकड़कर, चूसकर, कोई चीज़ पकड़ता है या चूसता रहता है ना, देखते हो अपने हाथ पैर अंगूठे को, वही चीज़ है ये। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है बल्कि चरणों में होता है। इसे किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? रेखिक मॉडल, सर्पिल मॉडल, क्रमिक अवस्था मॉडल, चक्रीय मॉडल। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे क्रमिक अवस्था मॉडल। अब ये क्रमिक अवस्था मॉडल होता क्या है? तो पियाजे के अनुसार विकास एक सीढ़ी की तरह है, विकास एक सीढ़ी की तरह है। बच्चा एक चरण को पूरी तरह पार करने के बाद ही अगले अधिक जटिल चरण पर पहुंचता है, ठीक ना। क्रमशः मतलब धीरे धीरे, जैसे पहले संवेदी पेशी में गया, फिर पूर्व संक्रियात्मक में गया, फिर मूर्त संक्रियात्मक में गया, ऐसे ऐसे करके जो है एक एक सीढ़ी वो चढ़ रहा है ना, तो वही चीज़ है क्रमिक अवस्था मॉडल। जैसे यही सीढ़ी है,
जितनी सीढ़ी पे आप चढ़ते जाएंगे आपका विकास जो है बढ़ता जाएगा। मतलब सुधार ही नहीं होगा बल्कि उसमें तरह से पूरा बदलाव हो जाएगा। जैसे संवेदी पेशी में दूसरा रहेगा, पूर्व संक्रियात्मक में दूसरा बदलाव हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक में दूसरा बदलाव हो जा रहा है, वही क्रमिक अवस्था है, यही चीज। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने चरण बताए हैं? 4 चरण। 4 चरण कौन कौन है? पहला है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था यह 0 से 2 वर्ष चलती है, 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है, 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है, 11 वर्ष तक। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था जो 11 या 12 कह लीजिए, चाहे 11 चाहे 12 से वयस्कता तक चलती है, वयस्कता तक चलती है। ठीक ना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 4। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस चरण में बच्चा वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित करता है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी पेशी, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे संवेदी पेशी अवस्था। कौन सा है? संवेदी पेशी अवस्था। अब ये समझिए कि ये वस्तु अस्थायित्व है क्या? ये प्रश्न खूब पूछता है। वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व क्या होता है कि आँखों से ओझल होने पर भी वस्तु अस्तित्व में रहती हैं, अस्तित्व में रहती हैं। जैसे आप समझिए कि बच्चे का पसंदीदा कोई खिलौना है, ठीक ना, और बच्चा जो है इससे खेल रहा है, ठीक ना, और आप क्या करिए, कोई कपड़ा ला करके इस पे डाल दीजिए या ढक दीजिए या इसको चुरा दीजिए कहीं, ठीक ना। बच्चा फिर भी ये समझेगा कि मेरा खिलौना कहीं गया नहीं है, खिलौना मेरा यहीं है, और वह उस खिलौनों की जो है खोजता है इस खिलौने को, ठीक ना। वही है जो है वस्तु अस्थायित्व, कि आंखों से ओझल होने पर भी वस्तु क्या रहती है? अस्तित्व में रहती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और ये भी जानते रहिए कि वस्तु अस्तित्व का गुण जो है ये संवेदी पेशी की अवस्था है, ठीक ना। प्रश्न खूब पूछता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आत्मसात्करण का क्या अर्थ है? नई जानकारी के अनुसार स्कीमा बदलना, नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में फिट करना, वातावरण को समझना, संज्ञानात्मक विकास का रुक जाना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में फिट करना। आत्मसात्करण को ही समावेशन कहते हैं, समावेशन कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान में कोई नई जानकारी जोड़ता है, जैसे एक बच्चा है वह काली बिल्ली को तो हमेशा देखता है, और जब वह सफ़ेद बिल्ली को देखा तो बस अपने ज्ञान में फिट कर लिया, ठीक ना, उसमें कोई बदलाव नहीं किया कि यह काली है, यह मतलब सफ़ेद है। या जैसे कुत्ता को देखता आया है कि उसके पास 4 पूँछ है और एक जो है 4 पैर हैं, 1 पूँछ है, और फिर उसने बिल्ली को भी देखा कि इसके पास भी 4 पैर हैं और पूँछ हैं, तो यह कुत्ते को जो है बिल्ली को भी क्या समझने लगा? कुत्ता समझने लगा। तो यही है आत्मसात्करण, चाहे आत्मसात्करण कहिए चाहे जो है समावेशन कहिए, ठीक ना, दोनों चीज़ एक ही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे की किस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। आंसर देते रहेंगे मेरे बच्चे आप सब। इसका आंसर है मूर्त संक्रियात्मक। अब मूर्त संक्रियात्मक क्या है? तो ये संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। मूर्त तीसरी
अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष चलती है, 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। मूर्त वस्तुओं को तार्किक रूप से सोचने लगता है, तार्किक रूप से सोचने लगता है। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित व्यवहार किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पूर्व संक्रियात्मक। ये अहम केंद्रित व्यवहार होता क्या है? तो अहम केंद्रित व्यवहार वह स्थिति है जिसमें बच्चा हर चीज को अपने दृष्टिकोण से समझता है, हर चीज को केवल अपने दृष्टिकोण से समझता है, अपने दृष्टिकोण से समझता है या देखता है। जैसे आप समझिए कि बच्चे जब लुका छिपी खेलते हैं तो एक बच्चा उसमें से क्या करता है, जिसकी आंख जो है बंद की जाती है, वह बच्चा यही सोचता है कि हमको जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई भी मुझे नहीं देख रहा है। यही इसका मतलब हुआ ना कि बच्चा जो है अपने केवल दृष्टिकोण से ही सोचता है। ठीक ना, कि अगर वह जो है किसी को नहीं देख रहा है तो उसको भी कोई नहीं देख रहा है। यही है अहम केंद्रित। ठीक ना, कहने का मतलब है कि दूसरे की पसंद को अपनी पसंद समझना। जैसे बच्चे को कोई खिलौना पसंद है, ठीक ना, तो अपने भाई के जन्मदिन पर क्या करेगा, जो खिलौना उसको पसंद है वही खिलौना जो है अपने भाई को देगा, क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण से देखता है ना, वही चीज़ है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक संरचनाओं को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, समायोजन, आत्मसात्करण, स्कीमा। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे समायोजन। क्या है? समायोजन। अब समायोजन क्या है? तो जब नई जानकारी पुराने ज्ञान में सीधे फिट नहीं बैठती तब व्यक्ति अपनी समझ में क्या करता है? संशोधन करता है, संशोधन करता है। जैसे आप समझिए कि बच्चा जो है वह कुत्ते को देखे रहता है पहले से, और कुत्ता देखता है जब तो उसके समझ में ये आता है कि इसके 4 पैर होते हैं और पूँछ होती है। कुत्ते के पास 4 पैर होते हैं, पूँछ होती है। उसके बाद जो है वह बिल्ली को देखता है। ठीक ना, जब बिल्ली को देखता है तो इसको भी देखता है कि इसके पास भी 4 पैर हैं और पूँछ हैं, तो ये दोनों में क्या कर दे रहा है? समावेशन कर रहा है, समावेशन कर रहा है। इसी को आत्मसातीकरण भी कहते हैं। जैसे अगर कुत्ते को बिल्ली को भी जो है कुत्ता समझ रहा है, ठीक ना, ये समावेशन या आत्मसातीकरण हो गया। लेकिन जैसे जब ये बिल्ली है तो इसके पास 4 पैर हैं और पूँछ भी है, अगर ये म्याऊं शब्द कहती है तब बच्चा जो है यहाँ सोचता है कि अरे ये तो जो है इसके पास 4 पैर और पूँछ थी, लेकिन ये तो म्याऊं शब्द कह रही है। ठीक ना, तब ये दोनों के बीच में क्या करता है? समायोजन करता है। तब ये कहता है कि नहीं, जो ये म्याऊं कह रही ये बिल्ली है और ये जो जिसके 4 पैर और पूँछ है ये भौंकता है तो ये कुत्ता है। ये समायोजन हो गया। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? वस्तु स्थायित्व, संरक्षण की समझ, अमूर्त चिंतन और काल्पनिक तर्क, अहम केंद्रित व्यवहार। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अमूर्त चिंतन और काल्पनिक तर्क। ये अमूर्त चिंतन क्या होता है? तो छोटे बच्चे जो होते हैं अमूर्त चिंतन में, उनके पास जो है बस वो नियम को रटते हैं, क्योंकि उनके अंदर अमूर्त चिंतन नहीं होता है। अमूर्त चिंतन किसके अंदर आता है? जो किशोर व्यक्ति रहते हैं, मतलब जो किशोर बच्चा रहता है, जो 11 से ऊपर रहता है, 11 या 12 से ऊपर रहता है, उसके अंदर जो है अमूर्त चिंतन, ये चिंतन नहीं है मेरे बच्चे, चिंतन है। ठीक ना, अमूर्त चिंतन उसके अंदर आ जाता है। छोटा बच्चा तो रटता रहता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किशोर के अंदर जो है तब वही चीज़ आ जाता है कि मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके अंदर समझ आ जाती है। न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं को वो समझ सकता है। ठीक ना। ये काल्पनिक तर्क क्या होता है? तो काल्पनिक तर्क में अगर तब की सोच का इस्तेमाल करता है। जैसे क्या करता है कि अगर मैं अपनी पढ़ाई के घंटे बढ़ा दूँ तो मेरे ग्रेड में सुधार हो जाएगा।
ठीक ना, कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ने लगूंगा तो मेरे ग्रेड या मेरे अंक जो है वो अच्छे आने लगेंगे और मुझे अच्छे कॉलेज में क्या हो जाएगा, दाखिला मिल जाएगा, मतलब मेरा एडमिशन हो जाएगा। उसके अंदर ये काल्पनिक तर्क आ जाता है किशोर बच्चों के अंदर। और बाकी ये वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है ये संवेदी पेशी की अवस्था है, संवेदी पेशी का गुण है वस्तु अस्थायित्व। संरक्षण की समझ ये मूर्त संक्रियात्मक की है, मूर्त संक्रियात्मक, क्योंकि जब उसके अंदर संरक्षण की समझ आ गया तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, ठीक ना। और ये अहम केंद्रित व्यवहार जो होता है ये पूर्व संक्रियात्मक होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होता है, संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत में बच्चों के सोचने की प्रक्रिया के मानसिक ढांचे को क्या कहा जाता है? स्कीमा, समायोजन, संरक्षण, संज्ञानात्मक विकास। तो उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। अब ये स्कीमा क्या है? तो यह ज्ञान का वह पैकेट है जो हमारे दिमाग में किसी वस्तु विचार या अनुभव की तुरंत छवि बना देता है, वह है स्कीमा। जैसे आप समझिए कि कुत्ता का नाम लेने पर बच्चे के, जिसे आपने कहा कि इसके पास 4 पैर हैं, 1 पूँछ है, 2 कान है और ये भौंकता है, तो बच्चा तुरंत क्या समझ जाता है कि ये कुत्ता है, ठीक ना। उसे बता दिया गया कि कुत्ते के पास क्या होता है, 4 पैर होते हैं, पूँछ होती है, कान होते हैं और ये भौंकता है। तो जब भी वो कुत्ते को देखेगा उसके दिमाग में, या आप जब भी कहेंगे कुत्ता शब्द तो उसके दिमाग में कुत्ते की छवि बन जाएगी, यही है स्कीमा। समायोजन को अभी मैंने बताया आपको कि समायोजन क्या होता है कि जैसे बच्चा जो है पहले कुत्ते को देखे रहता है और फिर वो बिल्ली को देखता है, तो ये कुत्ते के पास भी 4 पैर होते हैं, पूँछ होती है, और इसके पास जो है बिल्ली के पास भी 4 पैर और पूँछ होती है, लेकिन बच्चा जो है कंफ्यूज रहता है। लेकिन जब बिल्ली जो है म्याऊ शब्द कहती है तो समझता है कि ये तो म्याऊ कह रही है और कुत्ता तो भौंकता है, तब वो दोनों में जो है अंतर करता है और तब इसे ये बिल्ली समझता है और इसे कुत्ता समझता है, यही है समायोजन, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संरक्षण का सिद्धांत बच्चा किस अवस्था में समझता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। संरक्षण का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है जिसमें वह विकसित होती है, तीसरी अवस्था में विकसित होती है। यह अवस्था लगभग जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये लगभग 7 से 11 वर्ष तक चलती है, 11 वर्ष तक चलती है। लिखते जाएंगे आप सब मेरे बच्चे। और इसमें क्या होता है संरक्षण के सिद्धांत में, इसमें बच्चे यह समझने लगते हैं कि किसी वस्तु की आकृति, किसी वस्तु की आकृति आकार या रूप बदल जाने पर उसका द्रव्यमान, आयतन या संख्या वही रहती है। जैसे आप लोग समझिए, जैसे ये 2 बर्तन है, 2 गिलास है, एक चौड़ा है एक पतला है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, पानी दोनों बराबर रहता है। तो जो संरक्षण का सिद्धांत है जो मूर्त अवस्था वाला है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला है, इसमें तो बच्चा ये समझ जाता है कि दोनों में पानी क्या है, बराबर है। लेकिन ये संरक्षण का अभाव, दोनों चीज़ यही ध्यान देना,
अभाव, ये जो है पूर्व संक्रियात्मक का है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, क्योंकि जब अभाव रहेगा तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का रहेगा, और जब ये संरक्षण का सिद्धांत रहेगा या संरक्षण की समझ आ जाएगा उसके अंदर तो ये मूर्त रहेगा। कहने का मतलब है कि जब बच्चा को ये समझ में आ जाएगा कि दोनों गिलास का पानी बराबर है, तब तो ये मूर्त संक्रियात्मक हो गया, क्योंकि उसे संरक्षण का सिद्धांत समझ में आ गया या संरक्षण का समझ आ गया। लेकिन अगर वे समझेगा कि इसमें पानी कम है और इसमें पानी ज़्यादा है, क्योंकि ये पतला गिलास है तो इसमें पानी ज़्यादा लगेगा, तो ये संरक्षण का अभाव रहेगा मेरे बच्चे। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भाषा का अनुकरण, जैविक परिपक्वता और अनुकरण, पुरस्कार और दंड, सामाजिक संपर्क। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे जैविक परिपक्वता और अनुकरण। इसमें क्या है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास मुख्य रूप से जैविक परिपक्वता पर निर्भर करती है, जैविक परिपक्वता पर निर्भर करती है। पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं, उनके सोचने और समझने के तरीके में बदलाव आता है, ठीक ना। इसके साथ ही बच्चा जब अपने पर्यावरण के साथ अनुभव प्राप्त करता है तो वह सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। यही है जैविक परिपक्वता और अनुकरण, ठीक ना। और भाषा का अनुकरण तो ये स्किनर का है, ध्यान देना। भाषा का अगर अनुकरण शब्द बस कह रहा है तब तो ये अल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे, लेकिन भाषा का अनुकरण अगर शब्द कह रहा है तो ये स्किनर हो जाएंगे, ध्यान देना इस चीज़ को। पुरस्कार और दंड तो ये क्रिया प्रसूत के अंतर्गत आता है, क्रिया प्रसूत के अंतर्गत आता है जो कि स्किनर साहब का है। पुरस्कार और दंड अगर थॉर्नडाइक का देख रहे हैं तो ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है, प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। सामाजिक संपर्क तो ये वाइगोत्स्की साहब हैं, वाइगोत्स्की साहब हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन सक्रिय रूप से करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नन्हे अन्वेषक, नन्हे वैज्ञानिक, नन्हे शिक्षार्थी, नन्हे श्रोता। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे नन्हे वैज्ञानिक। ये बच्चे जो है वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वे सक्रिय रूप से अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करते हैं और अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, नन्हे वैज्ञानिक। आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं जब आपसे बात करते हैं तो प्रश्न पे प्रश्न पूछते जाते हैं, देखते हैं ना, तो क्या करते हैं, नन्हे वैज्ञानिक तो हैं, सक्रिय रूप से जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं। वो हर प्रश्न पूछेंगे आपसे कि ये कैसे होता है, तो ये कैसे हो गया, तमाम प्रश्न पूछते हैं आपसे, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैविक परिपक्वता का क्या अर्थ है? समाज से सीखना, अनुकरण करना, आनुवंशिक रूप से निर्धारित विकास की प्रक्रिया, पुरस्कार और दंड द्वारा सीखना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे आनुवंशिक रूप से निर्धारित विकास की प्रक्रिया। इसमें परिपक्वता का अर्थ होता है संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता का अर्थ होता है कि बच्चे के शरीर और मस्तिष्क में होने वाले वे जैविक परिवर्तन हैं जो प्राकृतिक और जन्मजात होते हैं। जन्मजात मतलब आनुवंशिक होते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ अपने आप घटित होती है, जिसे सिखाया नहीं जाता है। जैसे आप समझिए कि एक बच्चा है, वह तभी चल पाएगा या जटिल गणनाएं तभी कर पाएगा जब उसका शरीर और मस्तिष्क उस स्तर तक जैविक रूप से विकसित हो जाएगा। मतलब जितना बड़ा रहेगा उसी हिसाब से जो है उसका शरीर और मस्तिष्क जो है काम करेगा, ठीक ना। और ये समाज से सीखना, तो समाज से सीखने के लिए जो है वाइगोत्स्की साहब हैं, वाइगोत्स्की साहब हैं। अनुकरण करना तो ये अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं, अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं। पुरस्कार और दंड तो ये स्किनर साहब हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे का विकास मॉडल किस प्रकार का मॉडल माना जाता है? निरंतरता मॉडल, क्रमिक अवस्था मॉडल, व्यवहारवादी मॉडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे क्रमिक अवस्था मॉडल। इसमें क्या होता है कि विकास जो है वह सीढ़ी की तरह होता है। जैसे ये सीढ़ी है, ठीक ना,
बच्चा जिस जिस चरण पे आगे बढ़ता जाएगा उसमें जो है पूरी तरह से क्या होता जाएगा, बदलाव होता जाएगा। जैसे संवेदी पेशी में कुछ और रहेगा, पूर्व संक्रियात्मक में कुछ और रहेगा, मूर्त संक्रियात्मक में कुछ और रहेगा, औपचारिक में कुछ और रहेगा। ठीक ना, मतलब कहने का मतलब है उसके अंदर सुधार नहीं होगा बल्कि पूरी तरह से बदलाव होता चला जाएगा। यही है क्रमिक अवस्था मॉडल। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। इसका क्या अर्थ है? वे केवल शिक्षकों की बात सुनकर सीखते हैं, वे पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, वे केवल किताबों से सीखते हैं, वे रट कर सीखते हैं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि वे पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बाकी वे केवल शिक्षकों की बात, तो केवल शब्द ही निगेटिव है। ठीक ना, अगर पेपर में परीक्षा में केवल शब्द देता है जो ऑप्शन, उसको तुरंत काट देना। वे केवल किताबों से सीखते हैं, नहीं, तब तो वे सीमित हो जाएंगे एकदम से। वे रट कर सीखते हैं, नहीं, रटने के बजाय बल्कि उनके अंदर समझ विकसित करिए। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकास एक डैश डैश प्रक्रिया है, रुक रुक कर होने वाली, निरंतर होने वाली, केवल वयस्क होने पर शुरू होने वाली, केवल विद्यालय में होने वाली। नहीं, इसका आंसर है मेरे बच्चे रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है। यानी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकास एक क्या है, रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है। ये रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया क्या है कि इन्होंने विकास को अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है ना, जिसे स्टेयर केस मॉडल कहते हैं। स्टेयर केस मॉडल मतलब जैसे सीढ़ी नुमा मॉडल, सीढ़ी नुमा मॉडल कहते हैं। सीढ़ी नुमा मॉडल जैसे यही है सीढ़ी, समझिए क्रमिक अवस्था की तरह। जिस जिस स्टेप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे चरण जो है बदलता जाएगा, उस अनुसार आपके समझने की सोच जो है बदलती जाएगी। जैसे संवेदी प्रेरक में दूसरा रहेगा, पूर्व संक्रियात्मक में दूसरा रहेगा, मूर्त संक्रियात्मक में कुछ और हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपका चरण जो है वह बढ़ता जाएगा या बदलता जाएगा। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की बुनियादी इकाई क्या है जो ज्ञान को व्यवस्थित करने में मदद करती है? अनुकूलन, स्कीमा, साम्य धारण, संगठन। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे स्कीमा। ठीक ना, स्कीमा जैसे आप समझिए कि कुत्ते का नाम लेने पर बच्चे के दिमाग में तुरंत उसकी छवि बन जाना। कुत्ते का नाम लेने पर उसके दिमाग में तुरंत छवि बन जाना कि उसके पास 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, कान होते हैं, कुत्ता भौंकता है। या जैसे आप हाथी का नाम ले ली तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि उसके 4 पैर होते हैं, एक सूंड होती है, 2 बड़े बड़े कान होते हैं और बहुत बड़ा जो वो है जानवर होता है। ठीक ना, तो वही चीज़ है स्कीमा। कहने का मतलब है कि जैसे आप किसी चीज़ का नाम लिए, तुरंत उसकी छवि उसके दिमाग में बन गई। और ये साम्य धारण क्या है? तो साम्य धारण समझ लीजिए, जैसे बच्चा जो है कुत्ता को देखा, कुत्ते के पास 4 पैर और पूंछ है, और फिर इसके बाद जो है बिल्ली को देखा बच्चा, उसके पास भी 4 पैर और एक पूंछ है। ठीक ना, लेकिन जब बिल्ली यहाँ म्याऊं शब्द कहती है, तब बच्चा जो है दोनों के बीच में क्या करता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है, और फिर वह संतुलन बनाता है। संतुलन क्या बनाता है कि ये जो म्याऊं कह रही है बिल्ली है और ये जो भौंक रहा है ये कुत्ता है, तब वो संतुलन बना करके उसको कहते हैं साम्य धारण। अभी यहाँ समायोजन नहीं है, समायोजन तब हो जाएगा जब दोनों को अलग अलग फिर देखने के बाद वो बताएगा कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता है, तब वो समायोजन कर लिया। लेकिन जब तक वो भ्रम में रहता है, वो संतुलन बनाता है, उसी को साम्य धारण या संतुलन कहते हैं मेरे बच्चे। ठीक ना, इसको भी ध्यान देना। इसका आंसर तो स्कीमा है कि मतलब किसी का नाम लेने पर उसकी छवि उसके दिमाग में बन जाना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा यानी ज्ञान में बिना कोई बदलाव किए नई जानकारी को शामिल करता है तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन, संगठन, आत्मसातकरण, साम्य धारण। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे आत्मसातकरण। इसी आत्मसातकरण को समावेशन भी कहते हैं। समावेशन, दोनों शब्द एक ही है, चाहे समावेशन कहिए चाहे आत्मसातकरण कहिए। इसमें क्या होता है कि नए ज्ञान को पुरानी जानकारी में जोड़ना। जैसे कुत्ते को आपने देखा, फिर बिल्ली को भी आपने देखा, दोनों को एक समझना।
मतलब बिल्ली को भी कुत्ता समझना, ठीक ना। यही है आत्मसात्करण चाहे समावेशन, दोनों एक ही है। समायोजन को अभी अभी मैंने बता दिया, दोनों में अंतर स्पष्ट करना हो जान जाएगा, ठीक ना, कि ये कुत्ता है और ये बिल्ली है, ये समायोजन हो गया। कहने का मतलब कुत्ता जो है भौंकता है, बिल्ली जो है म्याऊं कहती है। साम्य धारण क्या होता है मेरे बच्चे? ये भ्रम में रहता है, इन दोनों के बीच में क्या रहता है? ये भ्रमित रहता है कि जो है ये तो भौंक रहा है और ये जो है म्याऊं कह रहा है, तब दोनों में वो संतुलन बनाता है, ठीक ना। जब संतुलन बना लेता है यानी संतुलन बनाता है तो वही साम्य धारण या संतुलन कहा जाता है इसको। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नई जानकारी के कारण जब बच्चा अपनी पुरानी धारणाओं या स्कीमा में सुधार या बदलाव करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है आत्मसात्करण, समायोजन, अनुकूलन, साम्य धारण। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे समायोजन। इसका की पॉइंट है सुधार या बदलाव, इसको ध्यान देना। सुधार या बदलाव अगर कहेगा तो समायोजन हो जाएगा, ठीक ना। जैसे नई जानकारी के कारण जब बच्चा अपनी पुरानी धारणाओं या स्कीमा में सुधार या बदलाव करता है तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। कहा ना मैंने कि जैसे कुत्ता को देखा रहता है, जब वो बिल्ली को देखता है तो पहले तो वो समझ नहीं पाता किसके भी पास 4 पैर और पूँछ हैं, लेकिन जब बिल्ली म्याऊं शब्द कहती है तब वो समझ जाता है कि ये म्याऊं जो कह रही है ये बिल्ली है और ये भौंकता है ये जो है कुत्ता है, दोनों में समायोजन कर लिया वो, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संगठन, स्कीमा, साम्य धारण या संतुलन, अनुकूलन। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे साम्य धारण। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साम्य धारण या संतुलन। यानी दोनों के बीच में बच्चा क्या रहता है? भ्रमित रहता है ना, तब वो अपना संतुलन बनाता है कि कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं कहती है, तब वह अपने भ्रम को दूर करता है, तो वही जो है साम्य धारण या संतुलन बनाता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण के साथ सीधा सामंजस्य या तालमेल बिठाने की जन्मजात प्रवृत्ति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? अनुकूलन, स्कीमा, संगठन, आत्मसात्करण। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अनुकूलन। अनुकूलन शब्द जब पूछेगा तो ये दिया रहेगा कि वातावरण के साथ सीधा सामंजस्य या तालमेल बिठाने की जन्मजात प्रवृत्ति, मतलब वातावरण के साथ रहेगा अनुकूलन। कहने का मतलब है कि वह जन्मजात प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने ज्ञान को बदलते हैं या नया ज्ञान जोड़ते हैं, ठीक ना, यही है अनुकूलन। स्कीमा अभी अभी मैंने बताया कि किसी का नाम लेने पर उसकी छवि आपके दिमाग में बन जाना या बच्चे के दिमाग में बन जाना। आत्मसात्करण इसी को समावेशन भी कहते हैं, ठीक ना। आत्मसात्करण या समावेशन क्या है कि जैसे कुत्ता को जो है उसने देखा, पहले से जानता है, और बिल्ली को उसने देखा, जो क्रिया इसमें है, मतलब 4 पैर पूँछ इसके अंदर भी है और बिल्ली के अंदर भी 4 पैर और पूँछ हैं, तो दोनों को एक समझना, यही है आत्मसात्करण चाहे समावेशन कही। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विचारों और प्रक्रियाओं को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्कीमा, समायोजन, साम्य धारण, संगठन। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे संगठन। इसका की पॉइंट क्या है? व्यवस्थित, क्रम में व्यवस्थित। अगर क्रम में व्यवस्थित देखना तो समझ जाना ये संगठन की बात कर रहा है। संगठन में क्या होता है मेरे बच्चे कि एक ऐसी जन्मजात मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने विचारों, अनुभवों और सीखी हुई जानकारियों को एक व्यवस्थित, तार्किक और सुसंगत प्रणाली में जोड़ता है। जैसे आप समझिए कि एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, ठीक ना। बच्चा क्या समझता है कि कुत्ते के पास 4 पैर है, पूँछ है और कुत्ता भौंकता है। बिल्ली है, बिल्ली के पास भी क्या है? 4 पैर हैं, एक पूँछ है और बिल्ली क्या करती है? म्याऊं कहती है। वो क्या है? सामंजस्य बैठाता है दोनों में कि चलिए कोई बात नहीं है, तो दोनों जानवर, चाहे मतलब ये भौंकता है, ये म्याऊं करती है, लेकिन दोनों जानवर ही तो हैं। यही शब्द बस इतने पकड़ना कि दोनों जानवर ही तो हैं, मतलब दोनों को वह जानवर समझ जाता है, ठीक ना। यही है संगठन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि पुरानी योजना यानी स्कीमा में सुधार करके नई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाती है? आत्मसातकरण, समायोजन, साम्य धारण, स्कीमा। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे समायोजन। मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें सुधार शब्द आएगा, तो सुधार किया ना, तो वही है समायोजन। अब चारों को समझ लीजिए। आत्मसातकरण उसी को समावेशन कहते हैं, ठीक ना, कि मतलब कुत्ता है बिल्ली है तो कुत्ता बिल्ली दोनों को एक ही समझना, चाहे कुत्ता समझ लेना चाहे बिल्ली समझ लेना, ये हो गया आत्मसातकरण। समायोजन क्या है? दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेगा कि यह कुत्ता है और यह बिल्ली है, कुत्ता भौंकता है बिल्ली म्याऊं कहती है। साम्य धारण क्या है मेरे बच्चे? कि पहले वो कुत्ता देखा रहता है, फिर बाद में बिल्ली को देखता है, तो दोनों में क्या करता है कि मतलब इसके भी 4 पैर पूंछ है, इसके भी 4 पैर पूंछ है, तो दोनों में जो है भ्रमित रहता है, ठीक ना। फिर वह संतुलन बनाता है कि ये जो है ये म्याऊ शब्द कह रही है, इसका मतलब ये बिल्ली है, और ये भौंक रहा है तो इसका मतलब ये कुत्ता है। जब ये संतुलन बनाता है तब वही साम्य धारण है। उसके बाद जब वो संतुलन बना लेता है, फिर बाद में उसके स्कीमा में जब ये फिट हो जाता है कि कुत्ता भौंकता है और ये बिल्ली म्याऊं कहती है, तब वो समायोजन हो जाएगा। लेकिन जब तक वो भ्रमित रहेगा, संतुलन बनाएगा, तब तक वो साम्य धारण रहेगा, ठीक ना। स्कीमा क्या है कि किसी का नाम लेने पर, चाहे कुत्ता का नाम लीजिए, चाहे बिल्ली का नाम लीजिए, चाहे हाथी का नाम लीजिए, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, बच्चे के अंदर उसकी छवि तुरंत बन जाए, ठीक ना, वही है स्कीमा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक संरचनाओं या ज्ञान के संगठित ढांचे को पियाजे ने क्या नाम दिया है? अनुकूलन, स्कीमा, साम्य धारण, संगठन। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे स्कीमा, यानी किसी का नाम लेने पर उसकी छवि दिमाग में बन जाना। जैसे हाथी का नाम लेने पर बच्चे के दिमाग में जो है उसकी छवि बन जाना कि हाथी के पास 4 पैर होते हैं, 2 बड़े बड़े कान होते हैं, एक सूंड होती है, ठीक ना, उसकी छवि उस बच्चे के दिमाग में बन जाना। अनुकूलन क्या है मेरे बच्चे? कि वह वातावरण के साथ सीधे सामंजस्य या तालमेल बिठाने की जन्मजात प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। साम्य धारण मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो भ्रमित रहता है दोनों के बीच में, ठीक ना। और संगठन जो है तो विचारों को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार सूचनाओं को मानसिक श्रेणियों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, साम्य धारण, संगठन, आत्मसातकरण। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे संगठन। संगठन शब्द जब पूछेगा तो उसमें दिया रहेगा व्यवस्थित शब्द, यही व्यवस्थित इसका की पॉइंट है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि विचारों को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। जैसे आप समझिए, अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि 2 जानवर हैं, यानी एक कुत्ता है एक बिल्ली है। कुत्ता जो है भौंकता है, बिल्ली जो है म्याऊं कहती है। फिर भी बच्चा ये समझता है कि कोई बात नहीं, अगर ये भौंक रहा है ये म्याऊं कह रही है तो दोनों फिर भी तो हैं जानवर, यानी क्या हैं? पशु हैं। जैसे आप समझिए कौवा है और कोयल है, तो कौवा जो है काँव काँव करता है, कोयल जो है कू कू करती है। फिर भी बच्चा ये समझता है कि चाहे कौवा काँव काँव करे चाहे कोयल कू कू करे, है तो दोनों पक्षी। यही चीज़ है संगठन, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चा अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नई जानकारी को सीधे जोड़ता है बिना किसी बदलाव के, तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन, आत्मसातकरण, संगठन, अनुकूलन। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे आत्मसातकरण। आत्मसातकरण को ही क्या कहते हैं मेरे बच्चे? समावेशन भी कहते हैं। समावेशन यानी दोनों में कोई बदलाव न करना, ठीक ना, दोनों को एक समान समझना, यही है आत्मसातकरण। समायोजन क्या है कि दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेना, कौन कुत्ता है कौन बिल्ली है। संगठन में मैंने अभी आपको बताया कि दोनों में वो समझ जाएगा। मान लीजिए जैसे अगर पशु है तो ये भौंकता है ये म्याऊं कहती है, फिर भी हैं दोनों जानवर ही, तो ये संगठन है आपका। और अनुकूलन का जो है वातावरण के साथ सीधे जो है तालमेल बैठाता है, उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा मुख्य रूप से किसके माध्यम से सीखता है? अमूर्त तर्क द्वारा, भाषा के प्रयोग द्वारा,
इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा। ये इसे सहज क्रिया भी कहते हैं। इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा इसे सहज क्रिया भी कहा जाता है, सहज क्रिया। और ये किसकी जो है, किसके गुण हैं? तो ये संवेदी पेशी की है, संवेदी पेशी की है, संवेदी पेशी अवस्था की है। इसमें क्या होता है कि संवेदी पेशी शब्द दो शब्दों से बना होता है। संवेदी पेशी शब्द दो शब्दों से बना होता है। दो शब्द, एक शब्द तो होता है संवेदी, संवेदी जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, और पेशी यानी शारीरिक गतिविधियाँ जैसे पकड़ना, चूसना या पैर मारना, ठीक ना। इस अवस्था में बच्चा दुनिया को अपनी 5 इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से समझता है, ठीक ना। और ये अमूर्त तर्क द्वारा, तो ये औपचारिक की है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की है। और ये भाषा के प्रयोग द्वारा, तो ये जो है पूर्व संक्रियात्मक की है। पूर्व, ये गुण है सब पूर्व संक्रियात्मक, याद रखना पूछेगा। भाषा के प्रयोग द्वारा क्या है, ये पूर्व संक्रियात्मक की है। और सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, तो ये वाइगोत्स्की साहब की है, वाइगोत्स्की साहब की। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आँखों से ओझल हो जाने पर भी चीज़ों का अस्तित्व बना रहता है, यह समझ क्या कहलाती है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, सहज क्रियाएं, आत्म केंद्रित व्यवहार। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब ही होता है कि आँखों से ओझल हो जाने पर भी चीज़ों का अस्तित्व बना रहना। जैसे बच्चे का कोई प्रिय खिलौना है, बच्चा उससे खेल रहा है, और आप उस खिलौने पर जो है कोई कपड़ा डाल दें, फिर भी बच्चा ये समझता है कि जो है खिलौना मेरा कहीं गया नहीं है, बल्कि खिलौना यहीं कहीं है, और वह खिलौने पर से कपड़े को हटाता है, यानी उसको समझ रहता है कि मतलब खिलौना मेरा कहीं गया नहीं, यहीं पर है। और ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये भी संवेदी पेशी अवस्था की विशेषता है। ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये सब याद रखना मेरे बच्चे। सहज क्रियाएं, तो ये सहज क्रियाएं भी संवेदी पेशी की है, संवेदी पेशी अवस्था की विशेषता है। कहने का मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, वस्तु स्थायित्व और सहज क्रियाएं, ये तीनों संवेदी पेशी की हैं। और आत्म केंद्रित व्यवहार या अवस्था जो है, ये पूर्व संक्रियात्मक की है, पूर्व संक्रियात्मक की, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में लक्ष्य निर्माण व्यवहार किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे संवेदी पेशी अवस्था। ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या होता है? तो किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की क्षमता है, ठीक ना। समझिए इसको। जैसे छोटा बच्चा है और उसका खिलौना जो है यही है, और बच्चा यहाँ पे है, तो बच्चा कैसे पहुँचता है वहाँ पे? खिसकते हुए, चाहे जैसे करके अपने खिलौने तक पहुँच जाता है। छोटे बच्चे को आप देखे होंगे, जिसे खिलौना रख के बच्चे को जब खिलाया जाता है, बच्चा खेलता रहता है, तो धीरे धीरे खिसकते हुए, सरकते हुए जो है अपने खिलौने के पास पहुंच जाता है। तो वही होता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। बच्चे के लिए तो यही है ना कि उसको जो है खिलौना मुझे लेना है, तो यही है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन, इसका जो है संवेदी पेशी अवस्था बताए थे हम ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा यह सोचता है कि उसकी गुड़िया को चोट लगी है और उसे दर्द हो रहा होगा। यह पियाजे के किस सिद्धांत को दर्शाता है? प्रतीकात्मक सोच को, अहम केंद्रवाद को,
जीववाद को, पलटावी गुण को। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे जीववाद। जीववाद जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। खूब पूछता है कि जीववाद जो है किसकी विशेषता है, तो पूर्व संक्रियात्मकवाद की विशेषता है, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या होता है जीववाद में कि बच्चा जो है निर्जीव वस्तु को क्या मान लेता है, सजीव मान लेता है। निर्जीव वस्तुओं को क्या मानता है, सजीव मानता है। कैसे सजीव मानता है, बच्चे को देखते होंगे जो गुड़िया लिए रहता है अपना, जैसे खिलौना लिए रहता है ना, तो गुड़िया को क्या करता है, खाना खिलाता है, उसे सुलाता है। इंसान ही तो समझ रहा है उसको कि मतलब ये सजीव है, मतलब ये गुड़िया है मेरी। तो वही चीज़ है, उसी को जीववाद कहते हैं। मतलब निर्जीव वस्तु को जो है सजीव मान लेना, ठीक ना। मतलब अपने गुड़िया को खाना खिलाएगा, नहलाएगा, हर चीज़ कराएगा, क्योंकि वो उसे इंसान समझ रहा है। यही है जीववाद। और ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो है विशेषता है, इसके गुण हैं। जीववाद इसी के गुण हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन सी नहीं है। नहीं पे गोला मार लेंगे मेरे बच्चे। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, सहज क्रियाएं, अहम केंद्रित व्यवहार। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अहम केंद्रित व्यवहार। इसमें क्या होता है अहम केंद्रित व्यवहार, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ये अहम केंद्रित, जो कि पूर्व संक्रियात्मक जो है 2 से 7 वर्ष तक चलती है। 7 वर्ष तक चलती है। अहम केंद्रित इसी का जो है ये विशेषता है। और ये इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपने विचारों और दृष्टिकोण को ही समझता है, दूसरों को नहीं समझता, ठीक ना। जैसे क्या होता है कि बच्चे जो है गुड़िया से खेलते हैं, अरे अच्छा लगता है, बच्चे को गुड़िया से खेलना अच्छा लगता है। और मान लीजिए अगर किसी का जन्मदिन वगैरह आ गया तो क्या करता है, वही गुड़िया उसको जो है गिफ्ट में देता है, ठीक ना। और ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, वस्तु स्थायित्व और सहज क्रियाएं, ये तीनों जो है ये संवेदी पेशी की विशेषता है। संवेदी पेशी की विशेषता है, ठीक ना। याद रखना ये तीनों शब्द, क्योंकि खूब पूछता है। जिसमें से ये वस्तु स्थायित्व तो खूब पूछता है, और बाकी ये अहम केंद्रित व्यवहार तो पूर्व संक्रियात्मक की है। आंसर आपका यही है डी वाला। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे प्रतीकों और भाषा के विकास के माध्यम से दुनिया को समझना शुरू करते हैं, लेकिन उनमें तार्किक सोच का अभाव होता है, ठीक ना। ये पूर्व संक्रियात्मक में जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है, इसमें गुण कौन कौन से हैं इसके गुण पूर्व संक्रियात्मक में। पूर्व संक्रियात्मक के गुण कौन कौन है, जैसे अहम केंद्र हुआ, अहम केंद्र, जीववाद, संरक्षण का अभाव, पलटावी की कमी, और केंद्रीकरण, ये सब इसी की विशेषता है पूर्व संक्रियात्मक की। पूछेगा आपसे कि जीववाद जो है किसकी विशेषता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक की है। अहम केंद्र किसकी विशेषता है, तो पूर्व संक्रिय। ये सब जो है मेरे बच्चे याद कर लेना, ठीक ना, क्योंकि ये पूछेगा, जरूर पूछेगा 1 नंबर का। चाहे पूर्व संक्रियात्मक का पूछ ले, चाहे मूर्त संक्रियात्मक का पूछ ले, चाहे औपचारिक का पूछ लेगा, चाहे संवेदी पेशी का पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूरी, ठीक ना। इसलिए इसको याद कर लेना कि कौन किसका है। इसका आंसर है मेरे बच्चे 2 से 7, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्या, ये जन्म से 2 वर्ष संवेदी पेशी आप जान ही रहे हैं, संवेदी पेशी। बाकी 7 से 11 जो है ये मूर्त संक्रियात्मक का है, मूर्त संक्रियात्मक। 11 से 15 ये औपचारिक का है, ठीक ना। तो इसको भी याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन है कि जब एक बच्चा दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखा, रेखा नहीं मेरे बच्चे, देखा, और दूसरों के नज़रियों को समझने में असमर्थ होता तो उसे क्या कहते हैं? ठीक ना, जीववाद, अहम केंद्रवाद, संरक्षण, वस्तु स्थायित्व। तो इसे अहम केंद्र कहते हैं। अहम केंद्र में क्या होता है कि बच्चा जो है अपने दृष्टिकोण से देखता है, ठीक ना, और दूसरे के नज़रिए को समझने में उसे असमर्थता यानी कठिनाई होती है, उसी को क्या कहते हैं? अहम केंद्रवाद कहते हैं। अहम केंद्रवाद में जैसे क्या होता है कि बच्चे को जो पसंद रहता है वही सोचता है कि मतलब दूसरे को भी वही चीज़ पसंद है, ठीक ना, वही चीज़ अच्छा लगता है। जैसे बच्चे को कोई खिलौना पसंद है तो वो सोचे, जैसे उसके भाई का जन्मदिन है तो बच्चा ये सोचेगा कि मेरे भाई को भी ये पसंद है, वही जो है जो उसको पसंद रहता है वही गिफ्ट उसको अपने भाई को देता है या किसी को देता है, मतलब वो अपनी ही पसंद का देगा, ठीक ना। अब चाहे वो आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, लेकिन बच्चा अपने ही पसंद का आपको देगा, जो कि अहम केंद्र है। और ये जीववाद तो निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना, मतलब गुड़िया को जो है इंसान समझना, ठीक ना। और ये वस्तु स्थायित्व तो आंखों से ओझल होने पर भी वस्तु जो है अस्तित्व में रहती है, ये जो है उसका है, संवेदी पेशी की है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य कमी कौन सी है जिसमें बच्चा मानसिक क्रिया को उलट नहीं पाता? ये नहीं शब्द ध्यान देना मेरे बच्चे। प्रतीकात्मक खेल, अपलटावी, केंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे अपलटावी। ये पूर्व संक्रियात्मक की है। अपलटावी में क्या होता है कि चीज़ों को उलट पुलट कर न समझ पाना। जैसे अगर सीधा सीधा लिख दिया गया है तो उसको उलट के वह बच्चा नहीं समझ पाएगा, ये पूर्व संक्रियात्मक की है। जैसे समझिए कि 2 गुणे 3 बराबर 6, इतना आपने दे दिया बच्चे को, फिर अभी आप उसके सामने 3 गुणे 2 लिख दोगे और 6, तब वो नहीं समझ पाएगा कि इसी को उलट दिया गया है बस, ठीक ना, कि 3 को इधर कर दिया गया है, 2 को उधर कर दिया गया है, इसके अंदर उसका अभाव रहेगा, ठीक ना। जब इसका अभाव रहेगा तो इस जो है ये पूर्व संक्रियात्मक की रहेगी, पूर्व संक्रियात्मक। ये इसको क्या कहते हैं? पलटावी यानी अपलटावी, अगर वो नहीं समझ पा रहा है। पलटावी गुण कौन सा होता है? पलटावी में जैसे 2 गुणे 3 आपने लिखा, 2 गुणे 3 आपने लिख दिया और फिर यहाँ 3 गुणे 2 आपने लिखा तो 6 आ गया, तो वो समझ जाएगा कि इसी को पलट दिया गया है। ये मूर्त संक्रियात्मक का है, मूर्त संक्रियात्मक। आपसे पूछेगा अपलटावी का गुण, अपलटावी का गुण किसमें विकसित होता है या किसका है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक का है। और पूछेगा पलटावी गुण, तो पलटावी गुण जो है मूर्त संक्रियात्मक का होता है। याद रखना एक एक चीज़ मेरे बच्चे, नहीं तो भूल जाएंगे। वैसे भी जब अगर ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, इसको एक बार देखने के बाद एक बार और देख लेना, क्योंकि तमाम कन्फ्यूजन पैदा होगा। जब पेपर में आप बैठेंगे ना तो बेशक आप पढ़े रहेंगे, अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो तमाम कन्फ्यूजन पैदा होगी, इसको मैं बता दे रही हूँ। इसलिए इसको एक बार 2 बार बल्कि देख लेना, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रतीकात्मक, ये प्रतिमात्मक नहीं है मेरे बच्चा, प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक सोच का विकसित होना किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब ये प्रतीकात्मक सोच या खेल होता क्या है? तो जब बच्चा किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए शब्दों, चित्रों या कार्यों का प्रतीक के रूप में उपयोग करने लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक सोच कहते हैं। जैसे आप समझना कि झाड़ू है, मतलब बच्चा है एक और उसके पास झाड़ू है, और झाड़ू को क्या समझता है? वो घोड़ा समझता है। घोड़े मतलब ऐसा सवारी करेगा कि जैसे लग रहा है वो घोड़े की सवारी कर रहा है झाड़ू से। दोनों पैर के बीच में देखते नहीं, जो देखना फिर बच्चे जो है दोनों पैरों के बीच में झाड़ू लेके चलाते हैं ना कि मेरा घोड़ा आ रहा है या घोड़े पे मैं बैठा हूँ, तो वही चीज़ है।
प्रतीकात्मक सोच यानी प्रतीकात्मक खेल या काल्पनिक खेल कह लीजिए बल्कि इसी को। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। आपसे पूछेगा कि प्रतीकात्मक सोच या काल्पनिक खेल किसकी विशेषता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। केंद्रीकरण क्या है? तो किसी वस्तु या स्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना और बाकी सभी पहलुओं को नज़रअंदाज करना। अब एक समझिए कैसे कि जैसे दो गिलास है, एक चौड़ा है और एक थोड़ा पतला है, ठीक ना। अब इसमें आप पानी कितना भरे हैं उससे उसको नहीं मतलब है। बच्चा जो है बस ये गिलास को देखेगा। आप भी देखते होंगे कि छोटे बच्चे के सामने अगर ऐसा रखिए तो जो चौड़ा वाला है उसमें सोचेगा कि कम है, बेशक इसमें ज़्यादा हो, वो लंबा गिलास ज़्यादा देखेगा कि लंबे वाले में ये बड़ा है, इसमें सामान ज़्यादा है। लेकिन केंद्रीकरण में क्या होता है मेरे बच्चे, बर्तन को देखा जाता है, ठीक ना। और संरक्षण में जो है ये इसके अंदर का जो मतलब पानी है, दूध है, जो भी आप डालें इसकी मात्रा देखेगा। लेकिन केंद्रीकरण में ये बर्तन की नाप देखेगा कि बर्तन जो मतलब लंबा बड़ा देखेगा, समझेगा कि इसमें जो है सामान ज़्यादा है। यही है केंद्रीकरण। दोनों के ध्यान से समझना, क्योंकि संरक्षण और केंद्रीकरण में नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। केंद्रीकरण में बर्तन को देखेगा और संरक्षण में जो है ये अंदर के पानी, अगर पानी भरा है तो पानी को देखेगा। अगर पानी कम बेसी समझ रहा है तब तो उसके अंदर संरक्षण का अभाव है जो पूर्व संक्रियात्मक की है। और अगर ये दोनों की समझ उसके अंदर विकसित हो गया है कि दोनों का बर्तन से हमें कोई मतलब नहीं है कि बड़ा है चौड़ा है क्या है, जैसे है दोनों का मात्रा अगर सेम है तो ये जो है संरक्षण की समझ उसके अंदर आ जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ध्यान देना तीनों चीज़। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि यदि किसी वस्तु का आकार बदल दिया जाए तो भी उसका द्रव्यमान या मात्रा समान रहती है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बता दिया है ना, कहाँ गया कि मात्रा समान रहती है, उसका द्रव्यमान या मात्रा समान रहती है। यानी बच्चे के अंदर जो है संरक्षण का समझ आ गया है। तो जब संरक्षण का समझ आ गया तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, ठीक ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। 7 से 11 वर्ष तक चलती है मूर्त संक्रियात्मक में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पलटावी गुण यानी किसी क्रिया को उसके मूल बिंदु पर वापस ले जाने की क्षमता पियाजे के किस चरण की विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि पलटावी गुण कह रहा है, ठीक ना। अगर अपलटावी गुण रहता तब वो पूर्व संक्रियात्मक की हो जाती, लेकिन पलटावी गुण कर रहा है तो ये मूर्त संक्रियात्मक की है। क्योंकि उसे पता हो गया है कि जैसे आप 2 गुणे 3 लिख रहे हो बराबर 6, तो ये फिर आप उसको जो है लिख के दिखाएंगे कि 3 गुणे 2 बराबर 6, तो वो समझ जाएगा बच्चा कि इसी को पलट दिया गया है, ठीक ना। ये मूर्त संक्रियात्मक की है। अगर नहीं समझ पाएगा तो वह अपलटावी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक की। ध्यान देना दोनों चीज़ें ही। अगर उसके अंदर समझ विकसित हो गई तब वो जो है मूर्त संक्रियात्मक की, उसके अंदर पलटावी गुण आ गया है। अगर जो है उसके अंदर जो है ये मतलब जो पलटा जा रहा है अगर उसके समझ में नहीं आया है तो वह अपलटावी है, जो कि पूर्व संक्रियात्मक है। दोनों शब्द पूछेगा आपसे, तो दोनों का अंतर समझना आप। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा वस्तुओं को उनके आकार, वजन या रंग के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना सीख जाता है। वह पियाजे के विकास के किस चरण में है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो आकार, वजन, रंग के आधार पे जो है समूहों में वर्गीकृत कर ले जा रहा है, तो ये तृतीय चरण की बात कर रहा है। तृतीय चरण में कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त
संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है, 7 से 11 वर्ष तक चलती है, ठीक ना। और प्रथम चरण में ये संवेदी पेशी अवस्था होती है, संवेदी पेशी अवस्था होती है जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है, चाहे 0 से 2 वर्ष कहिए चाहे जन्म से 2 वर्ष कहिए। और ये द्वितीय चरण में पूर्व संक्रियात्मक आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है, ठीक ना। बाकी चतुर्थ चरण या अंतिम चरण कहिए तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से वयस्कता तक चाहे 12 से वयस्कता तक, दोनों जो भी ऑप्शन में आए, चाहे 11 से वयस्कता तक आए चाहे 12 से वयस्कता तक आए, ये चतुर्थ चरण की विशेषता है जो कि औपचारिक विशेषता है, मतलब इसका है चतुर्थ चरण। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं को उनके बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है जो 7 से 11 वर्ष की आयु में विकसित होती है? संरक्षण, क्रमबद्धता, आत्मकेंद्रित, जीववाद। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे क्रमबद्धता। क्रमबद्धता में क्या होता है कि किसी भी विशेषता में क्या क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, जैसे आकार हुआ, लंबाई हुई, वजन हुआ या रंग हुआ, ठीक ना। तो किसी भी विशेषता के आधार पर वस्तुओं या स्थितियों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता है, ठीक ना। तार्किक क्रम मतलब जैसे छोटे से बड़े या हल्के से भारी क्रम में, इसको तार्किक क्रम कहते हैं। जैसे आप समझिए आरोही अवरोही क्रम समझते हैं ना, आरोही और अवरोही। आरोही में क्या करते हैं, आप बढ़ते हुए क्रम में चले जाते हैं। जैसे बच्चे को आप पेंसिल दे दिए, छोटी बड़ी उसमें चाहे जैसा दे दिए, तो आरोही क्रम में जब बच्चे को सेट करना होगा सबसे छोटी पेंसिल पहले निकालेगा, फिर उससे बड़ी पेंसिल निकालेगा, फिर उससे बड़ी पेंसिल निकालेगा, फिर उससे बड़ी, मतलब उसको ये पता रहेगा कि हमको जो है पेंसिल को किस क्रम में लगाना है, यही क्रमबद्धता है, ठीक ना। अवरोही क्रम में कहेंगे तो सबसे पहले बड़ा लगाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उसको भी क्रमबद्ध तरीके से लगाते हुए चला जाएगा। उसको समझ में मतलब आता रहेगा कि जो है यही क्रम है, आरोही और अवरोही, इस ऐसे ही हमको अपना पेंसिल जो है सेट करना है, यही है क्रमबद्धता, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक चिंतन तो शुरू कर देता है लेकिन वह केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको ये हो रहा होगा कि ये औपचारिक की बात कर रहा है, नहीं मेरे बच्चे, बात क्या कर रहा है, तार्किक चिंतन तो शुरू कर देता है। ये शुरू शब्द ध्यान देना, पेपर में ऐसे दिया रहेगा तार्किक चिंतन, आप देख करके तुरंत औपचारिक पे चले जाएंगे, नहीं। तार्किक चिंतन जब शुरू होता है तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होता है, लेकिन जब पूर्ण रूप से वह विकसित हो जाता है तब वह औपचारिक का होता है। लेकिन शुरुआत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होती है जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है, 7 से 11 वर्ष तक चलती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है वह प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर ही उनके बारे में तर्क करता है, मतलब वस्तु उसके सामने होनी चाहिए तभी वो जो है तर्क करेगा। और अमूर्त में क्या होता है कि बिना देखे हुए वो तर्क करना शुरू कर देता है क्योंकि वह विकसित हो जाता है, तार्किक चिंतन, ठीक ना। लेकिन शुरू का ध्यान देना, अगर शुरू करता है तब ये मूर्त संक्रियात्मक की बात कर रहा है, अगर विकसित हो गया है अच्छी तरीके से तब वो औपचारिक की बात करेगा, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संरक्षण, पलटावी और वर्गीकरण की योग्यता पियाजे के किस चरण की मुख्य विशेषताएं हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण, पलटावी, वर्गीकरण, इसका एक रुको मैं चार्ट बनवा दे रही हूँ। जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो इसमें कौन कौन से गुण जो है विकसित हो जाते हैं, तो इसमें जो है मूर्त में संरक्षण की समझ लिखते जाएंगे इसका। और दूसरा जो है ये पलटावी गुण। तीसरा जो है ये वर्गीकरण है,
इसी की विशेषता है, वर्गीकरण का गुण ही है, मतलब मूर्त की है। और चौथा जो है क्रमबद्धता, क्रमबद्धता, ये मूर्त संक्रियात्मक की चारों हैं। संरक्षण की समझ, पलटावी गुण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, ये मूर्त की हैं। ऑप्शन भी मतलब आंसर भी आपका यही मूर्त है। और इसका जो है संवेदीगामक का सहज क्रियाएं, इसी को इंद्रिय और शारीरिक क्रिया भी कहते हैं, इंद्रियों और शारीरिक क्रिया द्वारा। और वस्तु अस्थायित्व, ये खूब पूछा जाता है, वस्तु अस्थायित्व पूछा भी गया है ये, ठीक ना, इसको ध्यान देना। और तीसरा है इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये संवेदी का है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। तीनों जो है संवेदीगामक का है। फिर पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व में पहला है इसका प्रतीकात्मक खेल या प्रतीकात्मक सोच, जिसको काल्पनिक खेल कहते हैं, प्रतीकात्मक सोच। और दूसरा है अहम केंद्रवाद। और फिर है जीववाद। फिर इसके बाद है अपलटावी। और है फिर इसका संरक्षण का अभाव। मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए आप लोग। ये जो है पूर्व संक्रियात्मक का है, इसको ऐसे बना करके रख लेना। जब ऐसे बनाए रहेंगे तो तुरंत आपका निगाह इस पे जाएगा और आपको जो है याद हो जाएगा। इधर उधर रहेगा तब मेरे बच्चे कन्फ्यूजन आपको पैदा हो जाएगी, इसलिए ऐसे चार्ट बना लेना आप लोग, ठीक ना। और ये औपचारिक का जो है, तो औपचारिक का अमूर्त चिंतन है। और दूसरा है परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क। और जो है तीसरा समझ लीजिए समस्या समाधान की वैज्ञानिक क्षमता, ये तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, ठीक ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था। तो अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है मेरे बच्चे, इसका आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह जो है 11 या 12 समझ लीजिए, 11 कहिए चाहे 12 कहिए, जो ऑप्शन में रहे, उससे वयस्कता तक, 11 से या 12 से वयस्कता तक, ठीक ना। और इसमें क्या होता है कि बच्चा अमूर्त विचारों को समझने, तार्किक रूप से सोचने और काल्पनिक समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह सक्षम हो जाता है, ठीक ना, अमूर्त चिंतन में। ये विशेषता किसकी है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क एक उच्च स्तरीय तार्किक क्षमता है। इसमें व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए पहले मानसिक रूप से विभिन्न परिकल्पनाएं बनाता है। क्या बनाता है मेरे बच्चे? परिकल्पनाएं बनाता है, और फिर निगमनात्मक तरीके से तर्क करके निष्कर्ष निकालता है। यही है इसमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क में। और विशेषता यह किसकी है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है
कि किस आयु वर्ग को पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखा है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 या 12 वर्ष से वयस्क तक। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 11 या 12 वर्ष से वयस्क तक, जो भी ऑप्शन में रहेगा, चाहे 11 से दिया रहे चाहे 12 से दिया रहे। 0 से 2 वर्ष जो है ये संवेदी की अवस्था है, संवेदी पेशी की अवस्था है। और 2 से 7 वर्ष ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। 7 से 11 वर्ष ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। बाकी ये औपचारिक का है, ये है जो आपका ऑप्शन है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? B.F. स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे जीन पियाजे। ये दी साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस पुस्तक जो है ये पहली बार जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो 1947 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। और जब 47 में जो ये प्रकाशित हुआ था तब ये फ्रांसीसी भाषा में था, फ्रांसीसी भाषा में था, ठीक ना। बाद में जब इसका अंग्रेजी वर्जन हुआ, जैसे अंग्रेजी में जब इसका अनुवाद हुआ तब यह 1950 में जो है प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। लेकिन आप लोग ज़्यादातर याद 1947 वाला रखेंगे क्योंकि प्रथम पूछेगा आपसे, ठीक ना। और इनका स्किनर साहब का कुछ बुक देख लीजिए। तो स्किनर का जो है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर एक पुस्तक हो गई। दूसरी पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो बुक मैं लिखवा रही हूँ उसको नोट कर लेना क्योंकि इसमें से कोई न कोई ये बुक आपसे पूछेगा, ठीक ना। 2 बुक हो गई। तीसरी बुक है इनकी बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी। मैं बोल रही हूँ, लिख लेना क्योंकि समझ नहीं पाओगे इसमें, ठीक ना। और चौथा है शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। चारों पुस्तक का नाम लिख लेना स्किनर के, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? B.F. स्किनर, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे जीन पियाजे। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, तो ये 1923 में जो है प्रकाशित हुई थी, 1923 में, ठीक ना। और इनकी पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा एक दो। तो द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। यह जो है 1966 में जो है प्रकाशित हुआ था पहली बार, 1966 में फ्रेंच भाषा में, याद रखना फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। और दूसरी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। यह जो है 1947 में प्रकाशित हुआ था। यह भी जो है फ्रेंच भाषा में था, ठीक ना। और 1950 में जो है अंग्रेजी अनुवाद होकर इसका आया था, दूसरी पुस्तक का। एक पुस्तक और लिख लीजिए, द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन। ये जो है 1936 में जो है प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। तीनों लिख लेना, लिख करके उसको याद कर लेना, मतलब बुक का नाम भी और जो उसका प्रकाशन है, ठीक ना, क्योंकि प्रकाशन भी पूछेगा आपसे कि कब प्रकाशित हुआ था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है
कि पियाजे की किस पुस्तक में बच्चों के बौद्धिक विकास और तर्क शक्ति के मनोविज्ञान पर चर्चा की गई है? द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक ना। ये 1947 में जो है प्रकाशित हुई थी फ्रेंच भाषा में, पहली बार फ्रेंच भाषा में। ध्यान देना, 1947 में पहली बार प्रकाशित हुई थी किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। फिर इसका जो है अंग्रेजी वर्जन हुआ, यानी अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था, और वह जो है प्रकाशित कब हुआ था? 1950 में। दोनों डेट याद रखना। अगर अंग्रेजी वाला आपसे पूछेगा तो 1950 बताएंगे, और फ्रेंच भाषा वाला पूछेगा तो 1947 बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर आपसे ये 1947 वाला ही पूछेगा। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जीन पियाजे द्वारा नहीं लिखी गई है? द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे डी, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यह जो है अल्बर्ट बंडूरा की पुस्तक है, अल्बर्ट बंडूरा की पुस्तक है, याद रखना इसको। बाकी ये तीनों जो है ये जीन पियाजे की हैं, जीन पियाजे की हैं, जिसमें से दी साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड ये 1966 में प्रकाशित हुई थी, 1966 में प्रकाशित हुई थी फ्रेंच भाषा में। ठीक ना। और 1969 में 1969 ठीक ना, ये अंग्रेजी वर्जन हुआ था इसका, मतलब अंग्रेजी में जब अनुवाद हुआ था तब 1969 में ये प्रकाशित हुआ था। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड ये पहली पुस्तक, मतलब ये वाली। और द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड तो ये 1937 में प्रकाशित हुआ था, 1937 में पहली बार, ये भी फ्रेंच भाषा में था। और 1954 में इसका अंग्रेजी वर्जन आया था, जब अंग्रेजी में ये प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी अनुवाद में, तब ये 1954 में था, ये सेकंड वाला। ठीक ना। पहले 1937 में आया था फ्रेंच भाषा में, फिर 1954 में आया था अंग्रेजी भाषा में। और ये द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड तो ये 1923 में जो है प्रकाशित हुआ था, 1923 में। ये और कई भाषाएं में जो है प्रकाशित हुआ था, इसलिए 1923 ही इसका बस ध्यान देना। ठीक ना। और ये तो अल्बर्ट बंडूरा के जो का आपका आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? भाषा विकास पर, सामाजिक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर, नैतिक विकास पर। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे संज्ञानात्मक विकास पर। और ये जो द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन है तो ये 1936 में जो है प्रकाशित हुई थी, इसको ध्यान देना। बाकी भाषा विकास पर तो ये नोम चॉम्स्की महोदय हैं, नोम चॉम्स्की। और ये सामाजिक विकास पर तो वाइगोत्स्की साहब हैं, वाइगोत्स्की साहब हैं। और एरिक एरिक्सन साहब को भी समझ लीजिए मनोसामाजिक विकास के लिए, मनोसामाजिक विकास है इनका, एरिक एरिक्सन साहब का। नैतिक विकास के लिए कोहलबर्ग साहब हैं, कोहलबर्ग साहब हैं। ठीक ना। चलिए अगला वीडियो जो है मैं अपना वाइगोत्स्की लाऊंगी, लेकिन आप लोग भी बता सकते हैं कि मतलब किस पे आप लोगों को चाहिए, कमेंट कर देना, मैं ले लूँगी। ठीक ना। मान लीजिए अगला अगर वाइगोत्स्की ले रही हूँ, फिर जो आप लोग कहेंगे मैं उस पर ले लूँगी, कमेंट करना आप सब। ठीक ना। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना। ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक किशोर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक क्षमता और तर्क का प्रयोग करने लगता है। पियाजे के अनुसार वह किस स्तर पर है? संवेदी पेशी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि जो है वह समस्याओं का समाधान जो है वैज्ञानिक क्षमता के आधार पर जो है कर ले जा रहा है, तर्क के आधार पर। ठीक ना।
प्रश्न में देखना कि समस्या का समाधान अगर वो कर ले जा रहा है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है मेरे बच्चे कि इस अवस्था में किशोर वैज्ञानिक तर्क, अमूर्त सोच, ये सब विशेषता मैं बता रही हूँ इसकी, परिकल्पनात्मक तर्क, परिकल्पनात्मक चिंतन करने में जो है सक्षम हो जाता है। वे समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक ना, समस्याओं के समाधान अगर वो कर ले जा रहा है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की वो बात कर रहा है। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किशोरों में स्वयं के विचारों पर विचार करने की क्षमता विकसित होती है, यह किस चरण में होता है? संवेदी चालक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व प्रत्यात्मक। अब ये भी ध्यान देना, इसका आंसर तो मान लीजिए औपचारिक संक्रियात्मक है, ये प्रत्यात्मक, ये पूर्व संक्रियात्मक की बात कर रहा है। अगर पूर्व प्रत्यात्मक नाम दे देगा तो कन्फ्यूज मत होना, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि सोचने के बारे में सोचना या अपने ही विचारों का आत्मचिंतन करना, ये पियाजे के अनुसार मेटा संज्ञान है। आपसे पूछेगा कि मेटा संज्ञान किसे कहते हैं, तो मेटा संज्ञान यही है कि सोचने के बारे में सोचना या अपने ही विचारों का आत्मचिंतन करना। ठीक ना, इसे क्या कहते हैं? मेटा संज्ञान कहते हैं। किसके भाषा में कहते हैं? जीन पियाजे की भाषा में कहते हैं। इसके तहत क्या होता है कि व्यक्ति अपनी समझ मानसिक प्रक्रियाओं जैसे ध्यान लगाना या याद रखना के प्रति जो है वह जागरूक रहता है और स्वयं मूल्यांकन करता है। ठीक ना, इसका आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान तर्कपूर्ण तरीके से करने लगता है और उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है तो वह पियाजे के अनुसार किस अवस्था में है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब विकसित हो जाएगा उसके अंदर तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की वो बात करेगा। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा तर्कपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करने लगता है, यही है इसका। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित और जीववाद दोनों प्रदर्शित करते हैं? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैंने अभी एक चार्ट की तरह बनवाया ना, इसमें अहम केंद्रित और जीववाद दोनों जो है किससे हैं? पूर्व संक्रियात्मक से हैं। अहम केंद्रितवाद क्या होता है कि दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखना। बच्चे को जो पसंद है, बच्चा यही समझता है कि दूसरों को भी वही अच्छा लगता है। मैंने आपको एक नहीं कई बार बता दिया। जीववाद क्या है कि निर्जीव वस्तु को सजीव समझना। जैसे गुड़िया को जो है इंसान समझना, बच्चा क्या करता है? गुड़िया को इंसान समझता है, यह है जीववाद। और विशेषता किसकी है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करना चाहिए, बच्चों को खोज आधारित अधिगम के अवसर प्रदान करने चाहिए, बच्चों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल पाठ्यपुस्तक के अभ्यास हल करवाने चाहिए। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे बच्चों को खोज आधारित अधिगम के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है
बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है जो दुनिया के बारे में अपनी समझ खुद बनाता है और सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चे को आप लोग देखते हैं ना कि तमाम प्रश्न पे प्रश्न करता है, तो क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है ना, कि हर प्रश्न जो है पूछता रहता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, होता है ना। तो वही चीज़ है इसमें। केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करना चाहिए। तो व्याख्यान विधि में मेरे बच्चे अध्यापक तो सक्रिय रहता है लेकिन बच्चा जो है वो निष्क्रिय रहता है। बच्चों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, रटने के बजाय उसके अंदर समझ विकसित कर दीजिए, ठीक ना। केवल पाठ्य पुस्तक के अभ्यास हल करवाने चाहिए नहीं, यह सीखने के दायरे को क्या करता है, बहुत सीमित कर देता है। अरे खाली पाठ्य पुस्तक से प्रश्न थोड़ी न हल करेगा, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे बाल केंद्रित। बाल केंद्रित में क्या होता है कि शिक्षा को बच्चे की ज़रूरतों, उसकी उम्र के अनुसार विकास के चरणों और उसकी सीखने की इच्छा से केंद्र में रखना चाहिए। जैसे जो उसका सब कुछ बनाया जा रहा है ये इतना मतलब रहे कि जैसे अब क्लास 1 का देखते हैं, क्लास 1 के हिसाब से रहता है पाठ्यक्रम, या इनका क्लास 2 का उनके अनुसार जो है पाठ्यक्रम रहता है। तो वही चीज़ है कि मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए। अब ये नहीं कि जो 12वीं क्लास का बच्चा है वो उठा के आप जो है 4th क्लास में दे दें, नहीं, बच्चे के अनुसार जो है हर चीज़ आपको करना है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ यह है कि पाठ्यक्रम का विकास करते समय ध्यान रखना चाहिए बच्चों के सामाजिक परिवेश का, बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर का, विद्यालय के संसाधनों का, केवल परीक्षा के अंकों का। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर का। इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि क्या सामग्री बच्चे की मानसिक आयु और उसकी समझ के स्तर के अनुकूल है कि नहीं, मतलब बच्चे के योग्य है कि नहीं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि क्लास 1 का बच्चा है तो क्लास 1 के हिसाब से उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्लास 2 का बच्चा है तो क्लास 2 के अनुसार उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक ना, बच्चे के अनुसार होना चाहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया में पियाजे ने सहकर्मी अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना है क्योंकि इससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है, इससे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है, इससे शिक्षक का बोझ कम होता है, इससे केवल भाषा का विकास होता है। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि इससे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे अपने साथियों के साथ बातचीत करते हैं तो उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण और विचार सुनने को मिलते हैं, इससे उनके मन में एक संघर्ष पैदा होता है। क्या पैदा होता है? संघर्ष पैदा होता है जो उन्हें नए तरीके से सोचने और अपनी समझ को बदलने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। जैसे अगर उसकी धारणा जो है गलत है तो अपनी समझ को क्या करेगा? वो चेंज करेगा, बदलेगा और नए नए विचार जो है सोचने लगेगा। बच्चे एक दूसरे से क्या करते हैं? यही तो सीखते हैं हर चीज़। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक तानाशाह की, सुविधा प्रदाता की, एक निष्क्रिय श्रोता की, केवल जानकारी देने वाले की। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे सुविधा प्रदाता की। सुविधा प्रदाता की क्या? जैसे शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता की होती है, ठीक ना, जो
बच्चों को प्रयोग करने, सवाल पूछने और खुद से समाधान खोजने के लिए वातावरण तैयार करता है। ठीक ना, ये सुविधा प्रदाता मतलब होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। उन्होंने बच्चों को सक्रिय खोजकर्ता माना है। उन्होंने विकास के चरणों को बहुत अधिक लचीला बताया है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को कम करके आंका है। उन्होंने बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए मानसिक परीक्षणों का उपयोग किया है। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को कम करके आंका है। इसमें पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये पियाजे का मानना था। जबकि वाइगोस्की का क्या मानना था कि पियाजे ने इस पर जो है पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। वाइगोस्की का क्या मानना था कि समाज, संस्कृति और भाषा यह जो है एक बच्चे के सीखने के तरीकों को कैसे प्रभावित करता है, ये चीज़ बताया है। और पियाजे की आलोचना किसने की है, तो वाइगोस्की ने की है। ध्यान देना है इसको। हो सकता है आपसे पूछे प्रश्न में कि पियाजे की आलोचना किसने की है, तो वाइगोस्की ने की है। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार पियाजे के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या थी। जैव परिपक्वता को महत्व देना, सामाजिक अंतःक्रिया की उपेक्षा करना, भाषा को विचार से पहले मानना, बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहना। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे कि सामाजिक अंतःक्रिया की उपेक्षा करना। ये पियाजे साहब जो है इसकी उपेक्षा किए हैं और इस पे जो है कार्य किसने किया है, तो वाइगोस्की ने किया है। सामाजिक अंतःक्रिया की जो है उस कार्य कौन किया है, तो वाइगोस्की साहब किया है। और लेकिन ये पियाजे साहब जो है उसकी क्या किए हैं, उपेक्षा किए हैं। ये पियाजे का मानना था कि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने आप दुनिया की क्या करता है, खोज करता है। और वाइगोस्की का क्या मानना था कि ये बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। बच्चा जो है दूसरों यानी वयस्क जो बड़े लोग होते हैं उनको देख करके या मदद से जो है अधिक बेहतर सीखते हैं, ये वाइगोस्की का मानना था। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विचार भाषा से पहले आती है, यह प्रमुख मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किसका है। लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, नॉम चॉम्स्की। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे जीन पियाजे। जीन पियाजे का मानना क्या था कि विचार जो है वो भाषा से पहले आती है। ठीक ना, और भाषा केवल विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक, विचार भाषा से पहले आते हैं। भाषा केवल विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है, ये पियाजे साहब कहते हैं। और वाइगोस्की का क्या मानना था कि भाषा और विचार शुरू में अलग होते हैं लेकिन बाद में भाषा विचार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये वाइगोस्की का मानना था। ठीक ना, इसका आंसर है जीन पियाजे। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे और वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के बीच मुख्य अंतर क्या है। पियाजे ने भाषा को विकास का आधार माना है जबकि वाइगोस्की ने जैविक परिपक्वता को। पियाजे जैविक परिपक्वता और व्यक्तिगत खोज पर जोर देते हैं जबकि वाइगोस्की समाज और संस्कृति को प्राथमिकता देते हैं।
वाइगोस्की आनुवंशिकता को महत्व देते हैं और पियाजे पर्यावरण को। पियाजे ने इसके फोल्डिंग की अवधारणा दी है, जबकि वाइगोस्की ने स्कीमा की। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे बी। पियाजे जैविक परिपक्वता और व्यक्तिगत खोज पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की समाज और संस्कृति को प्राथमिकता देते हैं। ये बी इसका आंसर है, ठीक ना। और ए क्या कह रहा है कि पियाजे ने भाषा को विकास का आधार माना है। तो भाषा को विकास का आधार वाइगोत्स्की ने माना है, वाइगोत्स्की ने माना है, जबकि परिपक्वता, जैविक परिपक्वता को किसने माना है? तो ये पियाजे ने माना है। इसको उलट दिया है, ठीक ना, पियाजे ने माना है। और ये क्या है कि वाइगोत्स्की आनुवंशिकता को महत्व देते हैं, नहीं, आनुवंशिकता को जो है पियाजे देते हैं, पियाजे साहब देते हैं, और पर्यावरण को जो है वाइगोत्स्की देते हैं। इसको भी उलट दिया है वाइगोत्स्की। पियाजे ने इसके फोल्डिंग की अवधारणा दी है, नहीं, इसके फोल्डिंग की अवधारणा जो है वाइगोत्स्की ने दी है, वाइगोत्स्की ने। और स्कीमा की अवधारणा जो है पियाजे ने दी है, अभी अभी आपने पढ़ा है, ठीक ना। तो इसका आंसर बी है। चलिए, आज हम लोगों का प्रश्न यही ख़त्म होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो मेरे बच्चे आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, एक कमेंट करना, और चैनल पे यदि आप नए आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपको मिल सके, ठीक ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय बाय।